हेलो गाइस, क्या हालचाल। मेरा नाम है फैज़ और मैं अंशेष वाला एजुकेशन से आप सभी के समक्ष सबसे पहले एमएससी बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के डिटेल्ड वीडियो पे बात करने आया हूँ। ठीक है। बच्चे आते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में, पर कंफ्यूजन क्या रहती है कि सिलेबस नहीं है हमारे पास क्वेश्चंस नहीं है। तो अंशेष वाला एजुकेशन लेके आया है आपके लिए एग्जैक्ट एमएससी सीरीज, जिसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, पीवाईक्यूज मिलेंगे, जिन जिन बच्चों ने वो कोर्स किया हुआ है उनके एक्सप्लेनेशन मिलेंगे कि उन्होंने क्या करके इस कोर्स में फोड़ा है, उसको निकाला है और लखनऊ यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में एडमिशन पाया है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एमएससी बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। एमएससी बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री ये दोनों सिलेबस या फिर ये दोनों कोर्स आपके बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर होते हैं। मजे की बात यह है कि हमारे विश्वविद्यालय से साइंटिफिक बैकग्राउंड में सबसे ज्यादा एचओडीज, सबसे ज्यादा सीएसआईआर लैब के साइंटिस्ट, सबसे ज्यादा चीफ साइंटिस्ट इसी डिपार्टमेंट के इसी कोर्स को करके निकले हुए हैं। ठीक है। हाल ही में आपने देखा होगा कि बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत सारे एलुमनाई को अलग अलग पुरस्कार मिला है, तो उसमें भी अगर आप उनका बैकग्राउंड देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कि कहीं ना कहीं इस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए थे या फिर अभी भी जुड़े हुए हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के बायोकेमिस्ट्री कोर्स में टॉप 5% के, दुनिया भर में टॉप 5% के जो साइंटिस्ट होते हैं उसमें हमारे डिपार्टमेंट के, इस डिपार्टमेंट के दो प्रमुख साइंटिस्ट का नाम भी आया है। तो ठीक है, सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी है क्या, इस कोर्स में आपको करना क्या है, वो सब चीज एक्सप्लेन करूंगा। और इसका एंट्रेंस अगर आपने भर दिया है तो फिर इसको कैसे आपको इस पे काम करना है। ठीक है। सबसे पहले आप लोग देख ही रहे होंगे कि एमएससी बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी दो कोर्स हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एमएससी बायोकेमिस्ट्री के बारे में। तो एमएससी बायोकेमिस्ट्री, जैसे कि आपको पता है, बायोस इट इज अ लैटिन वर्ड। बायोस मतलब होती है लाइफ। तो लाइफ से रिलेटेड जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं, इसमें हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। आप सबने अपने 11th 12th में या फिर बीएससी में पढ़ा होगा, बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस आपने पढ़ी होगी। अगर प्लांट में देखें तो फोटोसिंथेसिस पढ़ी होगी, अगर आपने माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम में देखा होगा तो आपने अलग अलग रिएक्शंस देखी होंगी। ठीक है, आपने क्रेब्स साइकिल, केल्विन साइकिल और डिफरेंट डिफरेंट साइकिल्स पढ़ी होंगी। इन सब के अलावा जितनी की क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में साइकिल्स होती हैं, स्पेशली जो वाइटामिन सिंथेसिस की बात होती है या मेटाबॉलिज्म की बात होती है, या फिर क्लिनिकल में जैसे आप कोई टेस्ट करवाने जाते हो, जैसे क्लिनिकल एस्पेक्ट में बता रहा हूँ बायोकेमिस्ट्री का, अगर आप कोई टेस्ट करवाने जाते हो तो वो टेस्ट में जो रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है और जो टेस्ट को कर रहा होता है वो भी एक क्लिनिकल बायोकेमिस्ट होता है। कौन होता है? क्लिनिकल बायोकेमिस्ट। ठीक है। तो स्कोप के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मोटा मोटा इसके क्या क्या स्कोप हैं। सबसे पहला है आपका साइंस कम्युनिकेशन। मतलब इस कोर्स को करके आप डिफरेंट डिफरेंट जगह पे एज अ कम्युनिकेटर के तौर पे काम कर सकते हैं। आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे लीगल केसेस भी होते हैं जिसमें आपको ना चाहते हुए भी कभी कभी लॉयर्स को, पुलिस ऑफिसर्स को, डॉक्टर्स की या फिर साइंटिस्ट की सलाह लेनी पड़ती है, बल्कि वो उनका काम नहीं है। पर सलाह क्यों लेनी पड़ती है कि कभी कुछ पर्टिकुलर केमिकल यूज हुआ है या कोई बॉडी में कुछ रिएक्शन हुई है जिसके वजह से डेथ हुई है या कोई भी चीज हुई है। उसी से जुड़ती हुई चीज आती है फॉरेंसिक। तो फॉरेंसिक में बिना फॉरेंसिक का कोर्स किए हुए आप बायोकेमिस्ट्री करके इजीली फॉरेंसिक का कोई भी हायर एजुकेशन एग्जाम या फिर कोई भी जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं अगर आपने एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री की होती है। उसके बाद टीचिंग होता है। ऑल्दो टीचिंग इस प्रोफेशनल कोर्स में थोड़ा सा कम वेटेज रखता है, क्योंकि इस कोर्स को करके लोग हमेशा हायर रिसर्च में ज़्यादा जाना प्रेफर करते हैं। बट कोई तो पढ़ाने के लिए होगा, तो वो काम टीचिंग्स में आता है। ठीक है। उसके बाद साइंटिफिक पॉलिसी मेकिंग, जो भी साइंटिफिक पॉलिसीज बनती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, सबके द्वारा, वो बनाता कौन है? सीएसआईआर और अलग अलग बड़ी बड़ी लैब्स के साइंटिस्ट करवाते हैं, चाहे वो सीडीआरआई हो गया, कोई भी लैब के। उसके बाद पेटेंट लॉ, जो कि पेटेंट, आपको कोई भी रिसर्च आपने की है या फिर कोई प्रोडक्ट डेवलप किया है तो फिर उसका पेटेंट होता है। ठीक है। उसके बाद कॉमर्स। कॉमर्स में जैसे कि अगर आप कोई पर्टिकुलर न्यूट्रा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आपने बनाया, ठीक है, तो आपको उसको सेल आउट करना है, कुछ करना है, तो उसका बेसिस कौन है? बायोकेमिस्ट्री इज द बेसिस। उसमें क्या लगाना है, कोई एफएमजीसीजी मार्केटिंग में कुछ काम करना है, तो बायोकेमिस्ट्री उसमें काम आता है। ठीक है। अब रिसर्च की बात करते हैं, मेन बात। सबसे पहले क्लिनिकल रिसर्च, जिसको हम लोग ह्यूमन हेल्थ के बेसिस पे कहते हैं। तो कैंसर, अल्जाइमर, डायबिटीज, इन्फेक्शियस डिजीजेस, अर्थराइटिस, एचआईवी और बहुत सारी चीजें बायोकेमिस्ट्री की बेसिस होती हैं।
अगर बायोकेमिस्ट्री का ये आप कोर्स करते हैं तो आपके थर्ड सेमेस्टर में, अभी मैं दिखाऊंगा, अभी एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं कैंसर बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। फिर सेकंड सेमेस्टर में आता है आपको क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। तो आपको ये सब पढ़ने का भी मौका मिलेगा, आपको कैंसर के बारे में, क्लिनिकल के बारे में सब जानने का आपको बार बार मौका मिलेगा। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी में, अच्छा बायोटेक्नोलॉजी एक अलग कोर्स है, बट यहाँ पर भी बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी लगभग सेम है, मिलता जुलती चीजें हैं, एक ही डिपार्टमेंट में चीज होती है। उसमें आप क्रॉप को इम्प्रूव कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में यूज कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल और बाकी सब चीजों में भी आप आगे जा सकते हैं। उसके बाद आता है इसकी मेन चीज, फंडामेंटल रिसर्च। आपको पता होना चाहिए कि दुनिया भर में जितने भी टॉप 10%, टॉप 1% साइंटिस्ट हैं, उन सबकी क्या चीज स्ट्रांग होनी चाहिए, उन सबकी स्ट्रांग होनी चाहिए बायोकेमिस्ट्री। अगर आपकी बायोकेमिस्ट्री स्ट्रांग है तो फिर आप दुनिया में कहीं भी एज अ साइंटिस्ट सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल रिसर्च जैसे कि प्रोटीन स्ट्रक्चर, जीन फंक्शन, एंजाइम फंक्शन और बहुत सारी चीजें जो हैं आप इसमें आगे जाके कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं इस कोर्स के बेसिस के बारे में, ठीक है। अगर मैं कोर्स को ध्यान से देखूं तो सबसे पहले हमारे पास आता है सेमेस्टर 1। सेमेस्टर 1 में आप बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, बायोफिजिकल टेक्निक के बारे में पढ़ते हैं। बायोफिजिकल टेक्निक में आपकी पीसीआर, आपकी इलेक्ट्रोफोरेसिस और आपकी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। इन सब के पीडीएफ फॉर्म में एमसीक्यूज और एमसीक्यू को एक्सप्लेन करने का कि क्या कौन से चीज का क्या आंसर होता है, और छोटी छोटी टेक्निक्स के 5-5, 6-6 मिनट के वीडियो लेक्चर सब आपके पास अभी जल्दी इसी 10-15 दिन में रेडी होकर आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद अगर सिलेबस में हम लोग बात करें, सेल और डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ये नई चीज ऐड की गई है नए सिलेबस में, नए उसमें ऐड किया गया है। उसके बाद आप क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी के बारे में बात करते हैं। फिर मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये देखते होंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग हमेशा बायोटेक के बारे में बात की जाती है, पर नहीं, इस कोर्स में भी आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ाया जाता है। उसके बाद आप थर्ड सेमेस्टर में आते हैं। आपको पता होगा कि इस डिपार्टमेंट के जो बेसिस रखी गई थी वो नन अदर देन एक नोबल साइंटिस्ट थे, उनके साथ में काम करने वाले हमारे एक बहुत प्रमुख साइंटिस्ट थे, उन्होंने रखी थी। तो अगर मैं बात करूं उन साइंटिस्ट की, तो आपने नाम सुना होगा पीएस कृष्णन सर। तो उन्होंने ये इसकी नींव रखी थी और उनका सारा काम जो था वो एंजाइमोलॉजी और प्लांट बायोकेमिस्ट्री पे था। तो इस डिपार्टमेंट में मेजरली जो चीज होती है वो प्लांट बायोकेमिस्ट्री पे होती है। एंड बिलीव मी, आपको एनबीआरआई में, आपको सीएसआईआर में मेजर जो साइंटिस्ट मिलेंगे, प्लांट बायोकेमिस्ट या फिर कोई भी ड्रग डिलीवरी साइंटिस्ट, आपको मेजोरिटी ऑफ टाइम इसी डिपार्टमेंट के लोग मिलने वाले हैं, मेजोरिटी ऑफ टाइम। तो इट इज़ अ वेरी गुड डिपार्टमेंट और आप यहाँ पे आना प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद कैंसर बायोलॉजी, न्यूरो बायोकेमिस्ट्री, और फोर्थ सेमेस्टर में जैसे कि सारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से फोर्थ सेमेस्टर में आपको डिसर्टेशन होने वाली है। डिसर्टेशन कैसी होगी, ठीक है, वो मैं कभी और बताऊंगा। पहले आप यूनिवर्सिटी में आइए तो फर्स्ट सेमेस्टर बताइए, तो उसके बाद आपको डिसर्टेशन के बारे में पता चल जाएगा। अब हम लोग करते हैं सिलेबस फॉर एंट्रेंस, ठीक है, ठीक है। तो सिलेबस फॉर एंट्रेंस, बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी दोनों का एंट्रेंस लगभग लगभग सेम होता है, बट कुछ चीजें जो होती हैं वो बायोकेमिस्ट्री में ज्यादा होती हैं और बायोटेक में कम होती हैं, और कुछ चीजें बायोटेक में ज्यादा होती हैं, बायोकेमिस्ट्री में कम होती हैं। आप देख के बता ही सकते हैं, अगर बायोटेक की बात होगी या बायोकेमिस्ट्री की बात होगी, तो बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स, सेल मेटाबॉलिज्म, सेल मेटाबॉलिज्म, सेल बायोलॉजी, ग्लाइकोबायोलॉजी, जनरल बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। जनरल बायोकेमिस्ट्री आपका रिलेट बायोमोलिक्यूल से और ग्लाइकोबायोलॉजी से भी रिलेट करेगा, ठीक है। इसके बाद बायोफिजिकल, कैंसर बायोलॉजी, कैंसर बायोलॉजी। और अगर हम लोग एक बहुत प्रमुख टॉपिक की बात करें जो कि अक्सर बच्चा निग्लेक्ट कर देता है, इजी टॉपिक होता है पर बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो वो चीज है आपकी नन अदर देन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसको हम लोग शॉर्ट में मॉल बायो भी कहते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपके पीसीआर और आपकी डिफरेंट टेक्निक्स, साथ साथ आपके पॉलीमरेज जो एंजाइम्स हैं,
और यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सब चीज़ें हम आपको इसमें बताने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे कोर्स की तरफ, जिसका नाम है मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी। क्या नाम है? मास्टर इन बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे आप टेक्निक्स पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बायोफिजिकल एनालिसिस पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सपोज अगर मैं आपको एक छोटा सी बात बताऊं, तो एक रोड मैप डिसाइड करते हैं, ठीक है। एक कोई पर्टिकुलर डिजीज है, सपोज कोई पर्टिकुलर डिजीज है एक्स, ठीक है। अब इस डिजीज को ट्रीट करने के लिए एक दवा बनाई गई है जिसका नाम है वाई, की दवा बनाई गई है जिसका नाम है वाई, ठीक है। अब ये जो वाई डिजीज, वाई जो दवा है, ये कैसे बनी है? इसको बनाया किसने होगा? इसको बनाया होगा एक बायोकेमिस्ट ने, केमिस्ट, ठीक है। एक बायोकेमिस्ट ने बनाया होगा। किसने? बायोकेमिस्ट ने, ठीक है। साथ ही साथ एक बायोकेमिस्ट इस डिजीज का, इस डिजीज का इस ड्रग के ऊपर, या फिर इस ड्रग का इस डिजीज के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, वो भी एक बायोकेमिस्ट रिसर्च करता है और बताता है। बायोटेक्नोलॉजी क्या करती है? बायोटेक्नोलॉजी, इसके बीच में जितने काम होते हैं, यहां से लेके यहां तक जितने भी काम है, ठीक है, चाहे वो डिजीज, कोई पर्टिकुलर पिल जो बन रही है उसको कैसी कैप्सूल में शेप करना है, ठीक है, या फिर जो पिल बन रही है उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या करनी है, अगर उसमें कुछ एंजाइम डालना है तो वो एंजाइम कैसा होना चाहिए, किसकी सेल पे काम कर रहे हैं तो वो स्पेशलाइज सेल कैसे डेवलप करेंगे, तो ये सब चीजें आपकी बायोकेमिस्ट में आती है, बायोटेक्नोलॉजी में आती है, ठीक है, सॉरी। तो बायोटेक्नोलॉजी में इट इज अ रेवोल्यूशनरी फील्ड। आप दुनिया में कितने भी हाईएस्ट रिसर्च पे चले जाइए, अगर आपकी बायोटेक्नोलॉजी स्ट्रांग नहीं है एज अ सब्जेक्ट, ठीक है, जरूरी नहीं है आपको बायोटेक ही करें, पर अगर आपको रिसर्च में जाना है और अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी अपनी स्ट्रांग नहीं रखी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन मॉडलिंग, ये सब चीजें, आपने अभी रिसेंट पढ़ा होगा कि रशिया के कुछ साइंटिस्ट ने कैंसर की एक वैक्सीन निकाली है। तो वो कैंसर की वैक्सीन उन्होंने कैसे निकाली है, और उस कैंसर की वैक्सीन को निकालने के लिए क्या क्या प्रोसेस यूज हुए हैं, वो सब कोई डॉक्टर नहीं करता है, वो कोई आपका क्लिनिकल फिजिशियन नहीं करता है कि आप उसके पास चले जाइए। डॉक्टर्स का काम है, क्या काम है? डॉक्टर का काम है ये पिल को प्रिस्क्राइब करना, प्रिस्क्राइब करना, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट का काम है बैक एंड पे जितना काम हो रहा है, ठीक है। तो इसका अगर मैं मोटी मोटी अगर आपको बात बताऊं, ठीक है, तो स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, पेन बदल लेता हूं मैं, ठीक। स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, सबसे पहले अगर हम लोग एग्री बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, ठीक है, एग्रीकल्चर बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, तो उसमें आपका फूड सप्लाई, न्यू एग्रीकल्चर, ट्रेडिशनल मेडिसिन, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, हाई यील्डिंग क्रॉप और नेचुरल सब्सटेंस और न्यूट्रास्यूटिकल्स, न्यूट्रा फार्मास्यूटिकल्स नहीं, न्यूट्रास्यूटिकल्स आता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इसका हेल्थ केयर में क्या क्या चीजें हैं, डिजीज को ट्रीट करना, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट रिसर्च में, क्लिनिकल ट्रायल्स में, ट्रायल्स कैसी होती हैं, वैक्सीन बनाने में, ठीक है। आप इसी के साथ एक क्वेश्चन नोट करिए, दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी कौन सी है, ठीक है, ये आपका PYQ का सवाल भी है, ठीक है। और आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा कि दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी कौन सी है। सेकंड क्वेश्चन है, इंडिया में सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी कौन सी है। तो ये दो क्वेश्चन आपको बताना पड़ेगा, और अगर आप ज्यादा पढ़ रहे हैं, ज्यादा एंथुसियास्ट हैं, तो बाकी क्वेश्चन आप बीच बीच में मैं पूछता रहूंगा, आप बताते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद बायो मटीरियल्स, एंजाइम कैटलिस्ट, ये सब आपका इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में आता है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी क्लास 12 की, या फिर अगर आपने अपने बीएससी अच्छे से करी है, तो उसमें आपको बहुत बार सीडोमोनास, पुटीडा, या बहुत सारे ऐसे एस्परजिलस नाइजर, ऐसे बहुत सारे माइक्रोबायोलॉजी प्रोडक्ट्स के बारे में आपको पता चला होगा, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी प्रोडक्ट्स मतलब बेसिकली जो आपके माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, जिन्होंने, जिनका कुछ ना कुछ यूज होता है अलग अलग इंडस्ट्रीज में। तो वो सब काम कौन करवाता है उससे? कुछ नहीं, यही बायोटेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है। कैसे आपको सेल को ग्रो करना है, क्या करना है, वो बायोटेक्नोलॉजिस्ट का काम है, ठीक है। और बिलीव मी, जो सालों से कहा जा रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप सबसे ज्यादा है, तो हाँ बिल्कुल बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स सबसे ज्यादा है। ऑल्दो इट इज नॉट अ फंडामेंटल रिसर्च, बट इज द बेसिक रिसर्च जो आपको करनी ही करनी है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, अब इसके कोर्स के बारे में बात करते हैं कि कैसा कैसा इसका कोर्स रहा है। जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं, तो क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट में चीजें हो रही हैं, और इसका कोर्स लगभग लगभग आपको बायोकेमिस्ट्री से सिमिलर ही मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करें, तो आपका यहाँ पे आता है
बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। नाम थोड़ा सा अंतर आपको लगेगा पिछले वाले सिलेबस से, बट लगभग सब सेम है। बायोमोलिक्यूल्स, बायोफिजिकल टेक्निक्स, एंजाइमोलॉजी, लैब आपको करवाई जाएगी, बायोस्टैटिस्टिक्स और बायोइन्फॉर्मेटिक्स और अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। ये आपकी इंटर डिपार्टमेंट है, ठीक है। ये दो आपके 2 क्रेडिट के कोर्स हैं, और ये आपका अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी आपका इंटर डिपार्टमेंट है। तो बताइए कितना अच्छा कोर्स आपको यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी के बारे में भी पढ़ने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स की, तो एमएससी में बायोस्टैटिस्टिक्स भी होता है। उसकी लगभग लगभग सारे फॉर्मूले आपको इसी एक सेमेस्टर में पढ़ने को मिल जाएगा। तो बहुत हैवी सेमेस्टर रहने वाला है, बट अगर अगले सेमेस्टर के बारे में पढ़ें तो हम लोग को कोर बायोलॉजी के बारे में पढ़ने को मिलता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो कि बायोकेमिस्ट्री का बेस है, सॉरी बायोटेक्नोलॉजी का बेस है, ठीक है, और मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी। उसके बारे में अगर हम लोग बात करें इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ने को मिलेगा क्योंकि ये इंटर डिपार्टमेंट है। इंटर डिपार्टमेंट कोर्स और इंटर डिपार्टमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो आपको मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, आपको पता होगा कि अगर आपने कभी भी किसी, आपको CSI या नेट या किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना है लाइफ साइंसेस में, तो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स में से 3-4 यूनिट्स हमेशा बोली जाती है। एक होती है बायोफिजिकल, एक होती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और तीसरे नंबर पे सेल बायोलॉजी भी आती है, और टॉप 5 में बेसिकली एक यूनिट होती है जिसका नाम होता है जेनेटिक्स, ठीक है। अब जेनेटिक्स जो है आपको इस वाली जगह पे पढ़ने को मिलेगा। जेनेटिक्स एंड मेडिकल जेनेटिक्स, कौन कौन सी डिजीज होती हैं, मेंडेलियन लॉ क्या थे, क्लासिकल जेनेटिक्स, मॉडर्न जेनेटिक्स, दोनों आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है। तो आप इसको पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद आपको थर्ड सेमेस्टर में आपको इम्यूनोलॉजी मिलेगी, बायोप्रोसेसिंग टेक्निक मिलेगी, एनिमल और प्लांट के बीच में आपको सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा कौन सी बायोटेक्नोलॉजी आपको पढ़नी है, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी या प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद आपको दूसरा जो सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा वो कैंसर और बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बीच में मिलेगा। आपको पता होगा दिसंबर वाले नेट JRF के अटेम्प्ट से आपके पास एक चीज़ बढ़ गई है। वो क्या चीज़ बढ़ी है? वो चीज़ और कोई नहीं है, वो है आपका बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जो कि पहले नेट JRF के सिलेबस में नहीं था। क्यों बढ़ गई है? DBT और JRF का मर्जर हुआ है, DBT में था, इसमें नहीं था, तो अब आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा। कितना फ़ायदा है अगर आप इस थर्ड सेमेस्टर में बायो इन्फॉर्मेटिक्स अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आपका एक यूनिट पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अलावा अभी हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं कि इसके एंट्रेंस में क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ऑल्दो मैं सबके क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, ठीक है। तो एंट्रेंस, ठीक है, एंट्रेंस में क्या इंपॉर्टेंट है? एंट्रेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चीज होती है, अगर मैं ऊपर से नीचे अगर मैं लिख रहा हूँ तो मैं वेटेज के बारे में लिख रहा हूँ। ऊपर वाला सबसे ज्यादा वेटेज और नीचे वाला थोड़ा सा कम वेटेज, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वेटेज नहीं है, थोड़ा सा कम वेटेज, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो मैंने इसमें लिखी नहीं है, वो आपको मिलेगी लेक्चर, वीडियो लेक्चर सीरीज में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें आती है वो आती है आपकी बायो, गेस करिए क्या होगा? बायो फिजिकल। क्या होगा? बायोफिजिकल। इसमें भी आपकी रेडियो आइसोटोप्स, आइसोटोप्स, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद आपका PCR, ठीक है, फिर आपका क्रोमेटोग्राफी। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जिसमें रेडियो आइसोटोप्स और रेडियो टेक्नोलॉजी आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बायोफिजिकल के बाद इसमें आती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। फिर आती है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग, सबसे इंपॉर्टेंट। बायोटेक्नोलॉजी का बेसिस ही जेनेटिक इंजीनियरिंग है। आप कैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की वजह से DNA को काट सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की वजह से आप प्लाज्मिड को काट सकते हैं, कौन सा प्लाज्मिड किस में लगेगा, अभी तक तो आपने बहुत हल्का हल्का पढ़ रखा होगा। पर जब आप इस कोर्स में आएंगे, और अगर आप इस कोर्स में आएंगे और डेफिनेटली अगर आपने PYQs कर लिए, PYQ सीरीज कर ली हमारी, तो फिर आप ज़रूर अच्छे नंबर से इस कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो यहाँ का, उसमें होता है सेल, ठीक है, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, और थोड़ा बहुत बाकी सब चीजें जैसे बायोइन्फॉर्मेटिक्स का बेसिस, और बाकी सब थोड़ी थोड़ी चीजें इसमें आती हैं, बायोस्टैट्स भी आता है इसमें, ठीक है। तो ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है बायोटेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से। अब लास्ट हमारा डिस्कशन आ जाता है व्हाट टू चूज, क्या मैं एक बायोकेमिस्ट बनूं
या बायोकेमिस्ट्री लूँ, या मैं एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट टेक्नोलॉजी पढूँ, ठीक है, या मैं ये वाला कोर्स लूँ, ठीक है। तो मैं आपको मोटा-मोटा बताना चाहता हूँ, ठीक है। आप कोई भी कोर्स लें, ठीक है, इट्स टोटली डिपेंडेंट अपॉन कि आप कितना पढ़ रहे हैं उसमें, ठीक है। हर कोर्स अच्छा है, हर कोर्स इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर फीस की बात करूँ तो बायोकेमिस्ट्री जो है उसमें थोड़ी सी कम फीस लगती है, बायोटेक्नोलॉजी में ज़्यादा फीस लगती है। सीट्स की बात करूँ, बायोटेक्नोलॉजी में ज़्यादा सीट है, बायोकेमिस्ट्री में कम सीट्स हैं थोड़ी सी, ठीक है। तो कॉम्पिटिशन उसी लेवल का हार्ड और ईजी हो जाता है। पर अगर मैं मोटी-मोटी बात करूँ तो दोनों कोर्स लगभग एक दूसरे के, मैं बोलूँगा कि कज़न भाई भी नहीं, सिबलिंग्स हैं। क्या है? सिबलिंग्स है। भाई-बहन है, या फिर बहन-बहन है, या फिर भाई-भाई है, ठीक है, सगे। क्यों? क्योंकि जो चीज़ आपको इसमें करनी है, वो आप इसके बिना नहीं कर सकते हैं, और जो चीज़ आपको बायोटेक्नोलॉजी में करनी है, वो आप इसके बिना नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको फंडामेंटल साइंसेज़ के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा। तो अगर मैं बात बताऊँ सबके प्रोस के बारे में, कॉन्स तो क्या ही बताऊँ, सबको अगर मैं 4-4 पॉइंट में समराइज़ कर दूँ, देखिए 4 पॉइंट निकलते भी हैं कि नहीं। तो इसमें मेन है कि आप क्लिनिकल स्टडी में जा सकते हैं। क्लिनिकल स्टडीज़ एडवांटेज होती है। यहाँ पे जो आपकी एडवांटेज होती है, वो आपकी होती है बायो फिजिकल एनालिसिस, ठीक है। अगर मैं कोर्स की बात करूँ, तो इसमें आपको जो चीज़ें ज़्यादा पढ़ने को मिलती है, वो होती है आपकी मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। और अगर इसकी बात करूँ, तो इसमें जो चीज़ आपको ज़्यादा पढ़ने को मिलती है, ज़्यादा आपको अच्छी से पढ़ाई जाती है, वो होती है आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ, तो इसका नेट जेआरएफ में अप्रॉक्स मैं कहूँगा 60% आपको सिलेबस कवर कर देता है। ये भी अप्रॉक्स 60% सिलेबस कवर कर देता है, पर क्योंकि इसमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स और ऐड है, तो ये भी थोड़ा सा आपको इसको ज़्यादा वेटेज आप कर सकते हैं, क्योंकि वो अभी इसी साल से ऐड हुआ है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मैं आपके ऊपर छोड़ना चाह रहा हूँ, आप कौन सा कोर्स लेंगे। आप भले ही कोई भी कोर्स लीजिए, हम लोग आपकी हर वक्त पे सहायता करेंगे, हर वक्त पे आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और सारे वीडियो लेक्चर सीरीज आपके पास इसी चैनल पे, अंशेष वाला एजुकेशन पे, सब पे अपलोड होंगे। और अगर आपको डिटेल सिलेबस सबका पढ़ना है, कोई भी कोर्स का, चाहे वो एमएससी फॉरेंसिक हो, बायोकेमिस्ट्री हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, ये सब चीज़ें आपको अंशेष वाला एजुकेशन पे मिलेगी, ठीक है। दूसरी चीज़, आप वहाँ पे जाइए, चेकआउट करिए, बैच लीजिए, और नॉमिनल से फीस है, आप बैच लीजिए और अपनी पढ़ाई को अभी से शुरू कर दिए, ठीक है। मैंने पर्सनली बायोकेमिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने बायोकेमिस्ट्री ली थी, मेरी रैंक अच्छी थी, और मुझे न्यू कैंपस में लगभग सबसे अच्छी सीट अलॉट हुई थी, ठीक है। न्यू कैंपस बोल रहा हूँ, सॉरी, मेन कैंपस में सबसे अच्छी सीट अलॉट हुई है, ठीक है। तो उसी हिसाब से फिर मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और जल्दी इसकी पीवाई की सीरीज आप तक आएगी, और कमेंट में आंसर्स करना ना भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, एंड लेट्स बैंक द एग्जाम।